हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12 और 13 फरवरी के करंट अफेयर्स के टॉप 15 क्वेश्चंस को। आपके आने वाले एग्जाम्स में 12 और 13 फरवरी के करंट अफेयर्स से जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ओके। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को नोट करते जाना है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नोट नहीं करेंगे तो आपको ये वीडियो से कुछ ही टाइम के लिए याद रहेंगे, लेकिन अगर आप कॉपी में नोट कर लेंगे तो ये आपको ज्यादा टाइम के लिए याद रह सकते हैं। और जब रिवीजन की बात आएगी तो आप कॉपी से ज्यादा अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब रिवीजन करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप एक एक लेक्चर को बार बार खोल खोल के याद करोगे, रिवीजन करोगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, डेली नोट करते जाना है। क्लियर है? और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में टेक अ ब्रेक नामक फीचर किसने लॉन्च किया है? ठीक है, हमें बताना है जो टेक अ ब्रेक फीचर लॉन्च किया गया है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन है आपके टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम। आप इमेज में देख पा रहे हैं ये जो सिंबल है, जो भी इसे यूज करते होंगे उन सभी को पता है ये किसका सिंबल है, इंस्टाग्राम का है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम ने हाल ही में क्या किया है, टेक अ ब्रेक नामक फीचर को लॉन्च किया है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, इंस्टाग्राम का टेक अ ब्रेक फीचर यूजर्स को इंस्टाग्राम से ब्रेक लेने के लिए कहेगा, ठीक है। अगर आप भी इंस्टाग्राम यूजर्स हैं तो आपको भी पता है कि जब आप इसको यूज करते होंगे तो नॉन स्टॉप चला के रह जाते होंगे। तो आप देखिए, इतना इतना आप ज्यादा चलाते हैं कि इंस्टाग्राम वाले खुद ही परेशान हो गए और उन्होंने खुद ही कह दिया कि मुझे एक ऐसा फीचर लानी पड़ेगा। तो उसमें एक क्या होगा, एक पॉपअप दिखाई देगा, ठीक है। जब आप ज्यादा समय के लिए इंस्टाग्राम को चलाएंगे तो उसमें आपको एक पॉपअप दिखाई देगा, उसमें रिमाइंडर सेट करने के लिए आएगा कि थोड़ी देर बाद आप दोबारा से इसको यूज कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम ने ये कदम युवाओं की भलाई के लिए उठाया है, ठीक है। तो इसीलिए आप इसको उतने ही समय के लिए इस्तेमाल करें जितना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, इंस्टाग्राम की बात आई है तो बच्चों इंस्टाग्राम लॉन्च कब हुआ था, 6 अक्टूबर 2010 में। और यदि आपसे पूछा जाए इंस्टाग्राम के संस्थापक कौन है तो उनका नाम है केविन सिस्ट्रो। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में यूएनईपी ने माझी वसुंधरा अभियान के समर्थन के लिए समझौता किया है। और वो समझौता किस राज्य के साथ हाँ, ये जो अभियान है ये किस राज्य का है, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो राज्य है तो वो कौन सा है जिसने माझी वसुंधरा अभियान शुरू किया है। तो बच्चों आपके चार ऑप्शन दिए हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल या फिर कर्नाटका। आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र, ठीक है। वर्ड से भी क्लियर हो रहा है, माझी माझी इस टाइप के जो वर्ड है ये मराठी लैंग्वेज में यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है मेरा, ठीक है। माझी का मतलब क्या होता है, मेरा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, माझी वसुंधरा जो टर्म यूज किया गया है इसका मतलब क्या है, मेरी धरती, ठीक है। अभी बताया मैंने आपको माझी का मतलब क्या होता है, मेरा या मेरी। और वसुंधरा, वसुंधरा किसका पर्यायवाची है, पृथ्वी यानी कि धरती का। तो इसका करेक्ट आंसर जो इसका अर्थ का मतलब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेरी धरती। अब बच्चों यदि पूछा जाए आपसे कि ये जो अभियान चलाया गया है ये किस पर्पज से चलाया गया है, ठीक है। तो इस अभियान को चलाने का जो उद्देश्य है वो क्या है, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के सुधार के लिए लोगों को जागरूक करना है, ठीक है। और ये सारी चीजें किससे संबंधित है, पृथ्वी से संबंधित है। तो इसीलिए जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण में सुधार के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए इस अभियान को चलाया जा रहा है। अब बच्चों यहाँ पे यूएनईपी की बात आई थी, तो यूएनईपी ये क्या है, इसका फुल फॉर्म हम जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। क्लियर है?
या हिंदी में इसको क्या कहेंगे, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम। और ये जो अभियान है ये भी पर्यावरण से संबंधित है, तो इसीलिए यूएनईपी ने इसके साथ समझौता कर लिया। अब यूएनईपी की स्थापना की बात करें तो ये कब हुई थी, 5 जून 1972 को। और इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है बच्चों, नैरोबी। नैरोबी क्या है, केन्या की राजधानी है। और केन्या जो कंट्री है बच्चों ये आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि जो केन्या है ये आपका कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और इसकी राजधानी नैरोबी में यूएनईपी का मुख्यालय है। और यदि आपसे पूछा जाए कि यूएनईपी की जो वर्तमान अध्यक्ष है उनका नाम क्या है, इंगर एंडरसन। ठीक है, यूएनईपी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इंगर एंडरसन। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में नीति आयोग के फिनटेक ओपन समिट का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। तो बच्चों हमें बताना है कि फिनटेक जो ओपन समिट है इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। आपके 4 ऑप्शन है, अश्विनी वैष्णव, निर्मला सीतारमण, प्रहलाद सिंह पटेल या फिर नरेंद्र मोदी। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अश्विनी वैष्णव ने। अश्विनी वैष्णव ने फिनटेक ओपन समिट का शुभारंभ किया है। बच्चों ये फिनटेक जो टर्म आया है इसका मतलब क्या होता है, देखो फिनटेक जो वर्ड है ये 2 टर्म से मिलकर बना है, फिन और टेक। ठीक है, ये फाइनेंशियल वर्ड का शॉर्ट है और ये टेक्नोलॉजी वर्ड का शॉर्ट है, यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। इसका पूरा जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, या हिंदी में इसको क्या कहेंगे, वित्तीय प्रौद्योगिकी। वित्तीय प्रौद्योगिकी। तो आप क्लियरली समझ रहे होंगे कि ये जो फिनटेक ओपन समिट है ये किससे संबंधित है, वित्त के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी से। ठीक है, वित्त के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी के थ्रू जो काम किए जाएंगे उसके लिए इस समिट का शुभारंभ किया गया है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, नीति आयोग ने फोन पे, AWS और EY के सहयोग से 7 फरवरी से 28 फरवरी तक 3 सप्ताह तक चलने वाले इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि जो फिनटेक ओपन समिट शुभारंभ है ये कब से कब तक के लिए चलाया जा रहा है, 7 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक, यानी कि कुल 3 सप्ताह के लिए इस समिट का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, और बच्चों जो आपकी वित्तीय सेवाएं हैं इनका इसके थ्रू क्या किया जाएगा, जो भी आपका ये समिट चलाया जा रहा है इसका मतलब वित्तीय सेवाओं को टेक्नोलॉजी के माध्यम से लागू किया जाएगा। क्लियर है। और नीति आयोग की बात आई है बच्चों, तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, डॉक्टर राजीव कुमार। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि नीति आयोग के जो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, डॉक्टर राजीव कुमार। अब आप ये सोच रहे होंगे कि उपाध्यक्ष आए तो अध्यक्ष कौन है, तो बच्चों बाय डिफॉल्ट नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री। ठीक है, तो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है वो कौन हो जाएंगे, नीति आयोग के अध्यक्ष यानी कि नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हो जाएंगे, PM मोदी। क्लियर है। और यहाँ पे बच्चों अश्विनी वैष्णव का नाम आया था। अश्विनी वैष्णव जिनके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अश्विनी वैष्णव कौन है, ये रेल, इनके पास जो जो मंत्रालय वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। इनके पास रेल मंत्रालय है, ठीक है, संचार है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, और IT मंत्रालय है। ठीक है, रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अश्विनी वैष्णव के पास ये सारे मंत्रालय हैं, उनके ये मंत्री हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में सुरक्षित इंटरनेट दिवस किस दिन मनाया गया है। हमें बताना है कि जो सुरक्षित इंटरनेट दिवस है ये किस तारीख को मनाया गया है। आपके 4 ऑप्शन है, 7 फरवरी, 9 फरवरी, 8 फरवरी या फिर 11 फरवरी। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 फरवरी। ठीक है, सुरक्षित इंटरनेट दिवस ये हर साल 8 फरवरी को मनाया जाता है, या इसको ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेफर इंटरनेट डे। जिसका मतलब क्या है
कि इंटरनेट का जो प्रयोग है वो कैसे किया जाए, सुरक्षित तरीके से किया जाए। ठीक है, इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिवस का आयोजन किया जाता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, इस वर्ष इस दिवस का 19वां संस्करण था। ठीक है, कौन से नंबर का था ये, 19वां संस्करण था। और इस साल जो इस दिवस की थीम रही है बच्चों, वो क्या रही है, टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। ठीक है, टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट, या हिंदी में इसको क्या कहेंगे, एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया गया है। तो बच्चों हमें बताना है कि जो विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, ये किस दिन मनाया गया है। आपके ऑप्शन है 9 फरवरी, 10 फरवरी, 12 फरवरी और 11 फरवरी। आप इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए डेट लिखी हुई है 11 फरवरी। तो हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 11 फरवरी को विज्ञान में, विज्ञान का मतलब यहाँ है विज्ञान के क्षेत्र में जो महिलाओं और लड़कियों का योगदान है उसके लिए, या कह सकते हैं इस क्षेत्र में लड़कियों और महिलाओं की बढ़ोतरी को बढ़ावा देने के लिए, इनके योगदान को और ज्यादा बढ़ोतरी करने के लिए इस दिवस का आयोजन किया जाता है। देखिए इस दिन को मनाने का उद्देश्य वही है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों की भागीदारी को बढ़ावा देना है। क्लियर है? और इस साल इस दिवस की जो थीम रही थी बच्चों वो क्या थी, इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन वाटर यूनाइट्स अस। क्लियर है? इस साल इस दिवस की जो थीम थी वो क्या थी, इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन वाटर यूनाइट्स विद अस। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में कांचोट उत्सव, ठीक है, उत्सव का नाम क्या है, कांचोट उत्सव मनाया गया है। कांचोट को बच्चों हम कंचोत उत्सव के नाम से भी जानते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको कंचोत लिखा मिलता है तो इसका मतलब भी क्या है, कांचोट ही है। इसी को हम क्या कहते हैं, कंचोत उत्सव भी कहते हैं। तो हमें बताना है कि किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कंचोट या फिर कांचोट उत्सव मनाया गया है। आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, गोवा और असम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जम्मू कश्मीर में। क्लियर है? कंचोट उत्सव भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और बच्चों आपको बता दूं कि ये जो पर्व है हर साल सर्दी के मौसम में, जब भारी बर्फबारी या अत्यधिक सर्दी होती है उस मौसम में इसको मनाया जाता है। और जम्मू कश्मीर में एक स्थान है भद्रवाह, ठीक है, भद्रवाह नाम की जगह पर इस पर्व का आयोजन किया जाता है। ये इस त्योहार में महिलाएं और लड़कियां होती हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, यानी कि वो व्रत वगैरह रहती हैं, उसके बाद यहाँ पे पूजा पाठ की जाती है। ठीक है, तो इस त्योहार इस पर्व में ये कार्यक्रम आयोजित होते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ जम्मू कश्मीर की बात आई है तो जम्मू कश्मीर की राजधानी आप सभी जानते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी इसकी दो राजधानियां दी गई हैं, श्रीनगर और जम्मू। श्रीनगर यहाँ की कौन सी कैपिटल है, ये समर कैपिटल है, और जम्मू यहाँ की विंटर कैपिटल है। क्लियर है? समर कैपिटल अगर आपसे पूछी जाए जम्मू कश्मीर की तो वो क्या है, श्रीनगर, और विंटर कैपिटल पूछी जाए तो जम्मू हो जाएगी। और जम्मू कश्मीर ये बच्चों क्या है, ये एक यूटी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ के जो वर्तमान उपराज्यपाल है उनका नाम क्या है, मनोज सिन्हा। ठीक है, मनोज सिन्हा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वाड 2022 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है। तो जो क्वाड ग्रुप है उसकी 2022 में मेजबानी कौन सा देश करेगा। आपके चार ऑप्शन है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिर अमेरिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जापान। और क्वाड जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ये 4 देशों का संगठन है। और मैंने आपको जो ऑप्शन में 4 ऑप्शन मेंशन किए हैं, ये चारों ही देश क्वाड
समूह के क्या है, सदस्य हैं। ठीक है, जो क्वाड देशों का संगठन है उसमें जो 4 देश हैं वो कौन कौन से हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। और इस साल जो इस सम्मेलन की मेजबानी करेगा वो कौन सा देश करेगा, जापान देश करेगा। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। जापान के प्रधानमंत्री, क्या नाम है इनका, फुमियो किशिदा। ठीक है, जापान के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है, फुमियो किशिदा। इस साल इस मीटिंग की मेजबानी करेंगे। जब जापान में आयोजन हो रहा है तो जापान के जो प्रधानमंत्री है वही इसकी मेजबानी करेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो उनका नाम क्या है, फुमियो किशिदा। और ये जो आयोजन है ये कहाँ पर किया जाएगा, जापान की राजधानी टोक्यो में। इससे आपको ये भी पता चल गया कि जापान की राजधानी क्या है, तो वो क्या है आपकी टोक्यो। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में बाटा इंडिया कंपनी ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हमें बताना है बाटा इंडिया जो कंपनी है इसने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आपके 4 ऑप्शन है, दीपिका पादुकोण, दिशा पटानी, कृति सेनन या फिर कटरीना कैफ। इमेज में देखकर आप समझ पा रहे हैं। देखिए बाटा इंडिया, रूप सेन, दिशा पटानी एज अ ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो दिशा पटानी को क्या किया है, बाटा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिशा पटानी। ठीक है, बाटा जो कंपनी है ये किस चीज की है, ये जो जूते चप्पल होते हैं वो उसकी निर्माता कंपनी है। देखिए बच्चों, बाटा जो कंपनी है इसके मुख्यालय की बात कर लेते हैं। तो इसका जो मुख्यालय ये कहाँ पर है, लोसाने, या कह सकते हैं स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड का एक शहर है लोसाने, जहां पर बाटा कंपनी का मुख्यालय स्थित है। और बाटा कंपनी के जो वर्तमान सीईओ है वो कौन है, संदीप कटारिया। कौन है, संदीप कटारिया। और बाटा कंपनी में बनने वाले पहले भारतीय सीईओ हैं। कौन है, पहले भारतीय सीईओ, जिनका नाम क्या है, संदीप कटारिया, जो कि बाटा कंपनी के सीईओ हैं। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के किस राज्य में नई आईटी या आईटीईएस नीति की घोषणा की गई है। हमें बताना है कि जो नई आईटी या आईटीईएस नीति बनाई गई है ये किस राज्य ने बनाई है। आपके ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। इमेज में देख पा रहे हैं आप, लिखा है यहाँ पे राज्य का नाम दिया है गुजरात आईटी आईटीएस पॉलिसी 2022 से लेकर 2027। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजरात। ठीक है, गुजरात में नई आईटी या आईटीईएस नीति की घोषणा की गई है। और जो ये देखिए इनकी जो इमेज है ये कौन है, गुजरात के मुख्यमंत्री, जिनका नाम क्या है, भूपेंद्र भाई पटेल। इन्होंने इस नीति की घोषणा की है। क्लियर है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए यह नीति पूंजीगत व्यय करने की इच्छुक संस्थाओं को 200 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। तो बच्चों ये जो नीति आयोजन, ये जो नीति बनाई गई, इस नीति की घोषणा की गई है, इसका पर्पस क्या है, पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय का मतलब क्या होता है कि जो भी संस्थाएं हैं जो आपके जो जैसे कह सकते हैं नए नए बिजनेस नए नए बिजनेस का निर्माण करना चाहती हैं, तो ऐसी संस्थाओं को जो राज्य सरकार है वो 200 करोड़ रुपए आवंटित करेगी। ठीक है, 200 करोड़ रुपए का बजट निकाला है और इस बजट के तहत इन संस्थाओं को सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, और इससे लगभग 1 लाख युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। ठीक है, जब नए नए बिजनेस बनाए जाएंगे तो क्या होगा, रोजगार भी मिलेंगे लोगों को। तो लगभग राज्य के 1 लाख युवाओं को रोजगार भी इसमें मिल सकता है। क्लियर है, अब देखिए गुजरात की बात आ रही है तो बच्चों गुजरात के मुख्यमंत्री ये कौन है, इनका नाम है भूपेंद्र भाई पटेल। और यहाँ के जो वर्तमान राज्यपाल हैं इनका नाम क्या है, आचार्य देवव्रत। क्लियर है, और यदि आपसे पूछा जाए जो गुजरात राज्य की राजधानी है तो वो क्या है, हो जाएगी आपकी गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किस राज्य सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है। हमें बताना है
लता मंगेशकर पुरस्कार भारत के किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, लता मंगेशकर ये कौन थी? ये गायक थी, आप सभी को पता है, जिनका भी हाल ही में निधन भी हो गया है। ठीक है, इन्हें भारत की स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इनकी आवाज बहुत ज्यादा मधुर थी। और इन्हीं के नाम पर जो पुरस्कार है ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य की सरकार के द्वारा हर साल यह पुरस्कार दिया जाता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, यह पुरस्कार, इस पुरस्कार की जो घोषणा है वो पहली बार 1984 में की गई थी। ठीक है, और ये जो पुरस्कार है ये संगीत निर्देशन यानी कि जो म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं और पार्श्व गायन, पार्श्व गायन का मतलब होता है जो प्लेबैक सिंगर है। ठीक है, यानी कि आप जब म्यूजिक सुनते हैं तो सिर्फ उनकी आवाज सुनाई देती है, ना कि आपको जो गायक कलाकार होते हैं वो नहीं दिखाई देते हैं। तो इन क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है। अब देखिए बच्चों, एमपी सरकार दे रही है। ठीक है, तो एमपी सरकार ने इस पुरस्कार की घोषणा क्यों की थी? क्योंकि जो लता मंगेशकर है इनका जन्म एमपी के इंदौर में हुआ था। ठीक है, एमपी के इंदौर शहर में लता जी का जन्म हुआ था, इसीलिए एमपी सरकार ने इस पुरस्कार की घोषणा की थी, जो कि कब से की, जो कि ये पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1984 से दिया जा रहा है। यह पुरस्कार पहली बार प्रसिद्ध संगीतकार नौशाद, ठीक है, नौशाद एक जो संगीतकार थे उनको यह पुरस्कार पहली बार दिया गया था। और यदि आपसे पूछा जाए कि इस पुरस्कार में जो पुरस्कार राशि है बच्चों वो कितनी दी जाती है? 2 लाख रुपए। कितनी है? 2 लाख रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की किस वर्ष तक सेवानिवृत्ति करने की घोषणा की है? हाल ही में नासा के द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की सेवानिवृत्ति करने की घोषणा की गई है, जो कि किसके द्वारा स्थापित किया गया था? नासा के द्वारा स्थापित किया गया था। तो किस साल तक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की सेवानिवृत्ति करेगा? ऑप्शन है आपके 2025, 28, 31 या फिर 30। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2031 तक नासा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की सेवानिवृत्ति करेगा। देखिए बच्चों, नासा की बात आई है तो नासा के बारे में जान लेते हैं। नासा का मुख्यालय ये कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी ये क्या है? अमेरिका की राजधानी है। ठीक है, अमेरिका, या इसी को हम क्या कहते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में नासा का मुख्यालय है। और नासा की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई थी। और यदि आपसे पूछा जाए कि नासा का जो फुल फॉर्म है ये क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नासा एक स्पेस एजेंसी है जो कि अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। जैसे भारत में क्या है? इसरो है। ठीक है, इसी तरीके से अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है जिसका नाम क्या है? नासा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है? टाइगर रिजर्व का नाम बताना है जिसमें भी हाल ही में बाघों की संख्या की वृद्धि दर्ज की गई है। ऑप्शन है आपके सरिस्का, दूसरा दिया है बांदीपुर, तीसरा ऑप्शन है मानस और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इमेज में देखिए, आप इमेज में देखिए लिखा है टाइगर रिजर्व सरिस्का, यानी कि सरिस्का टाइगर रिजर्व में हाल ही में बाघों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों ये मैं आपको बता दूं कि जो टाइगर रिजर्व है ये भारत में किस किस जगह पर स्थित है? तो सरिस्का आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है, भारत के राजस्थान राज्य में। बांदीपुर जो है ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। और मानस टाइगर रिजर्व ये आपका असम राज्य में स्थित है। क्लियर है? आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, यह टाइगर रिजर्व, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सरिस्का टाइगर रिजर्व की, जहां पर बाघों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो राजस्थान के अलवर जिले में यह टाइगर रिजर्व स्थित है। और इस टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़कर कुल कितनी हो गई है? 25 हो गई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो बाघों की संख्या है वो कुल कितनी हो गई है? 25 हो गई है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग में जो सचिव नियुक्त किए गए उनका नाम बताना है हमें। ऑप्शन है प्रदीप शाह, दूसरा ऑप्शन दिया है संजय मल्होत्रा, तीसरा ऑप्शन है एस कुमार और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो है वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि संजय मल्होत्रा। इमेज में देखिए आप, ये है संजय मल्होत्रा जिन्हें वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए इन्होंने देवाशीष पांडा का स्थान ग्रहण किया है, यानी कि इससे पहले इस पद पर देवाशीष पांडा थे और इनकी जगह पर अब कौन आ गया है? संजय मल्होत्रा। और यहाँ पे देखिए बच्चों, वित्त मंत्रालय की बात आई है तो वित्त मंत्रालय की जो वर्तमान मंत्री है ये कौन है? निर्मला सीतारमण। क्लियर है? वित्त मंत्रालय की जो वर्तमान मंत्री है उनका नाम क्या है? निर्मला सीतारमण। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एसएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हमें बताना है जो एसएससी है इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम क्या है। ऑप्शन है एम जगदीश कुमार, दूसरा है सुरेंद्र शर्मा, तीसरा ऑप्शन दिया है ब्रजराज शर्मा और चौथा है एस कुमार। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एस कुमार। एस कुमार को एसएससी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बच्चों एसएससी ये क्या है? देखिए इमेज में आप देखिए, इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कि एस से स्टाफ, एस फॉर सिलेक्शन और सी फॉर कमीशन, या हिंदी में इसी को क्या कहते हैं? कर्मचारी चयन आयोग। ठीक है, ये जो संस्था है भारत सरकार की संस्था है और आप सभी जानते ही होंगे कि एसएससी जो है इसके थ्रू जो अलग अलग वैकेंसी आती हैं उनसे आप अगर इनका एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको भारत सरकार के जो मंत्रालय हैं, यानी अलग अलग मंत्रालय हैं जैसे विभाग हैं या कार्यालय हैं, उनमें आपको कर्मचारी के रूप में आपका चयन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों एसएससी की बात आई थी तो इसका जो फुल फॉर्म है ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और एसएससी का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? भारत की राजधानी नई दिल्ली में। और यदि आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी इस कमीशन की, तो आंसर हो जाएगा 4 नवंबर 1975 में एसएससी की स्थापना हुई थी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रवीण कुमार सोबती का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो बच्चों प्रवीण कुमार सोबती जो है इनका निधन हो गया है। हमसे पूछा गया है ये किस क्षेत्र से संबंधित थे। ऑप्शन है अभिनेता, दूसरा है गायक, तीसरा दिया है पत्रकार, चौथा है लेखक। तो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अभिनेता। ठीक है, अभिनेता के साथ साथ ये खिलाड़ी भी थे, ये भी आपको याद रखना है। अभिनेता के साथ साथ ये क्या थे? पहले खिलाड़ी थे, फिर बाद में इनकी रुचि आ गई अभिनय करने में तो ये अभिनेता भी बन गए। इन्होंने अलग अलग फिल्मों में भी रोल किए थे। और इसके साथ ही आप देखिए इमेज में देख पा रहे हैं इनका जो पुराना रोल है, ठीक है, इस तरीके से ये इन्होंने जो बी आर चोपड़ा की महाभारत थी उसमें भीम का रोल भी प्ले किया था। ठीक है, तो व्याख्या देखेंगे, इन्होंने प्रसिद्ध टेलीविजन शो महाभारत में भीम का किरदार निभाया था, जो कि अभी मैंने आपको बताया जो पुरानी महाभारत आती थी जो कि किसके निर्देशन में बनाई गई थी? बी आर चोपड़ा के निर्देशन में। बी आर चोपड़ा के निर्देशन वाली जो महाभारत थी उसमें इन्होंने भीम का रोल प्ले किया था। और मैंने अभी आपको बताया कि ये खिलाड़ी भी थे, तो इससे पहले ये डिस्कस थ्रो एथलीट भी थे। इन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक भी जीता था। ठीक है, एशियाई खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीते हैं। 2 स्वर्ण पदक कुल मिलाकर जीते थे इन्होंने। एक आपका 1966 में जीता था और दूसरा 70 में। और जो ये किसके खिलाड़ी हैं? डिस्कस थ्रो के। क्लियर है? तो बच्चों ये थे हमारे आज के लेक्चर के टॉप 15 क्वेश्चंस। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। तो आपको अब क्या करना है? अब आपका काम है वीडियो को लाइक करने का, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करिए और कमेंट भी कर दिया करिए ताकि हमें पता चले कि आपको ये जो क्लासेस हमारे द्वारा दी जा रही हैं आपको ये कैसी लग रही हैं। आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताया करिए।
और क्या करना है, आपको लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। जो भी बच्चे आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर किया कीजिए, ठीक है। और क्या करना है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को इस तरीके से ऑन कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर में और नए नए क्वेश्चंस के साथ और नई नई जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, जय हिंद एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।